सभी को हरित नमन। कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट पेपर की एक पीडीएफ शेयर की थी जिसमें कि 11 प्रश्न थे और वो 11 प्रश्न लास्ट 3 वीडियो जो बनाए हैं उस पर आधारित थे। लास्ट 3 वीडियो में प्रस्तावना, मूल अधिकारों का प्रथम भाग और विभिन्न संस्थाओं और अधिकारों में अंतर, इन पर आधारित थे तीनों वीडियो। तो उन्हीं में से हमने क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस में से हैं। इनमें कई क्वेश्चनों पे विवाद भी रहा है, तो इसलिए भी हमने शामिल किया कि विवाद होने पर आपको कैसा क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, छोड़ना है या कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों का समावेश किया है। वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि जब क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में आता है या कहें कि ऑप्शंस लैंग्वेज के रूप में आते हैं तो हमें कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है और उनमें से सही आंसर को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नेगेटिव आने वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखा जाता है कि आपको चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। पॉजिटिव आने वाले में तो आप स्ट्रिक्टली ये जा सकते हैं कि हाँ, जैसे आपको कन्फर्मेशन हुआ किसी ऑप्शन पर तो आप जा सकते हैं। नेगेटिव आने वाले पर आपको हर ऑप्शन पर ध्यान से देखना पड़ता है, इसलिए अधिकतर क्वेश्चन नहीं वाले किए हैं मैंने, ठीक है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। जो मैं बात कर रहा था कि हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले लिए हैं, तो उनमें से पहला क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ये याद रखना, अभी हमने मूल अधिकारों के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, हमने संक्षिप्त में किया है, परंतु प्रस्तावना पढ़ते टाइम और मूल अधिकार के प्रथम भाग पढ़ते टाइम हमने इनमें से अधिकांश का जिक्र कर लिया है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, है ना। एक एक पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमें पता है कि अनुच्छेद 21A में हमने इसको शामिल कर लिया है मूल अधिकार में, ठीक है। आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके बाद 21 क शामिल किया गया था और वो शिक्षा का अधिकार ही था, तो ये तो है। तीसरे ऑप्शन में पहले आते हैं भाषण का अधिकार, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अनुच्छेद जो 19 है वो बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो उसमें भाषण की स्वतंत्रता भी आ जाती है, तो ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। जीवन का अधिकार, इसके बारे में काफ़ी बार चर्चा हुई है कि सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारों में है। सुप्रीम कोर्ट ने जितने बाद में डिसीजंस दिए हैं, अधिकतर अधिकारों को शामिल किया है, वो इसी में शामिल किया है, ठीक है। तो ये जीवन का अधिकार भी है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। अब सूचना का अधिकार में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, सूचना का अधिकार मूल अधिकार भी है। मूल अधिकार कैसे है? जो अनुच्छेद 19(1) है, जो मैंने कहा था अभी, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारे न्यायिक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 21 क में शामिल माना है, ठीक है। और इसके आधार पर 12 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रीय सूचना अधिकार कानून भी लागू किया गया है, ठीक है। तो ये तो मूल अधिकार भी हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूज़न हुआ कि चारों ऑप्शन सही हैं, तो इस हिसाब से तो क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है, ठीक है। आंसर गलत होने के बाद दो ऑप्शन रहते हैं। दो ऑप्शन क्या रहते हैं कि या तो जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया वो कैंसिल करे, या इन्हीं में से एक आंसर को चूज़ करना पड़े, तो वो किस आंसर को सही मानेगा ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार स्पष्ट रूप से 21 क में है। भाषण का अधिकार स्पष्ट रूप से 19(1)A में है। जीवन का अधिकार स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 21 में है। सूचना का अधिकार स्पष्ट लैंग्वेज में नहीं है, इसको बाद में व्याख्याहित किया गया, और ये बाद में जब एक्ट भी बनाया है तो ये वैधानिक अधिकारों में भी आ गया, क्योंकि संसद ने एक अधिनियम के द्वारा, एक कानून के द्वारा भी इसको लागू किया है, तो ये वैधानिक अधिकार में भी आ गया। तो 3 सबसे सेफ मोड में है और चौथा है वो दोनों में फ्लक्चुएट हो रहा है ना। दोनों में फ्लक्चुएट मतलब वो उसमें भी शामिल कर सकते हैं, उसमें भी शामिल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजनों के माध्यम से इसको इसमें माना है। तो अगर इनमें से हमें किसी को गलत मानना है तो हम सूचना के अधिकार को मानेंगे, पर सूचना का अधिकार गलत नहीं है, सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको छोड़ना नहीं है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, इस वजह से आप छोड़ दो। अटैम्प्ट करो, और अटैम्प्ट में जो सबसे उपयुक्त आपको आंसर लग रहा है, मतलब इनमें सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो सूचना का अधिकार लग रहा है, क्योंकि यही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के द्वारा हुआ है, तो आप इस पर टिक करके और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन कैंसिल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर एग्जामिनर या जिसने कंडक्ट कराया एग्ज़ाम वो करते हैं तो वो यही ऑप्शन चूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई करेंगे भी,
ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हमको चूज़ करना है अगर क्वेश्चन में आंसर में आपको कन्फ्यूजन हो तो। दूसरा सवाल है संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। देखो संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में कहाँ था? मूल संविधान में था भाग 3 में। कहाँ पे था? अनुच्छेद 31 में। इसके बारे में हमने चर्चा की है पिछले वीडियो में, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको वहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाने के बाद ये कहाँ पहुँच गया है? भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में या 300 ए में, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वहाँ पहुँच गया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो भाग 12 है वो पूरा वित्त के मामले में, वित्त संपत्ति के मामले में है, तो वहीं इसको पहुँचा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जब भाग 3 में था तो वो क्या था? मौलिक अधिकार। अब क्या है? भाग 3 से बाहर निकलते संवैधानिक अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार का वर्णन है, मतलब प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो प्रेजेंट में कहाँ है? भाग 12 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, शिक्षा का अधिकार है। अब ये क्वेश्चन भी कन्फ्यूजिंग वाला है। ठीक है, क्यों? देखिए मैंने आपको एक चीज़ कही थी जब हमने अधिकारों की बात की थी, विभिन्न अधिकारों की बात नहीं, संवैधानिक अधिकार के बारे में हमने कहा था जिसका मेंशन संविधान में है, और वैधानिक अधिकार जिसको हमने सांविधिक अधिकार भी बोला था, उसका मतलब क्या होता है? जिसे संसद के कानून के द्वारा बनाया गया हो। अब क्या है? शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 ए में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना, जो कि यह उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। ठीक है ना, इसके बाद संसद ने क्या किया? संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, ये इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, पारित करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को बनाया। अब ये देखिए, शिक्षा का अधिकार मूलतः हमारा संवैधानिक अधिकार हो चुका है, परंतु संसद ने भी कानून बना के इसको बाद में एक्ट के रूप में पारित किया है, तो ये वैधानिक अधिकार में भी शामिल हो जाता है। तो इस शिक्षा के अधिकार है, तो इसमें आंसर होगा दोनों। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक फॉर्म चेंज हो सकती है। यहाँ पे दोनों या दोनों में से कोई नहीं ऑप्शन दे ही ना, यहाँ पे दे दे संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, और ऐसे करके 4 अधिकारों के बारे में कर दे, फिर तो हमें एक ही चूज़ करना पड़ेगा। और जब एक चूज़ करने वाली बात आएगी तो हम किसे चूज़ करेंगे? संवैधानिक अधिकार को। ध्यान रखना, दोनों हैं, परंतु जब एक चूज़ करने वाली बात आएगी तो संवैधानिक अधिकारों करेंगे। ये क्वेश्चन को है ना आप क्लेम कर सकते हो कि गलत है, ये है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको टैकल करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये सूचना के अधिकार को लेकर भी यही था, सूचना का अधिकार RTI एक्ट भी बना हुआ है, तो ये भी वैधानिक भी हो गया, और ये 19(1)A में है, तो ये वैधानिक या सांविधिक भी हो गया, और ये सेम चीज़ शिक्षा के अधिकार के साथ भी लागू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करना है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? मैंने आपको प्रस्तावना वाले वीडियो में बताया था, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। 3 शब्दावलियों को लेकर हुआ है, परंतु हुआ एक बार ही है, और वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर हुआ। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं आते ही आपको सतर्क हो जाना पड़ता है, आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ता है कि किसको बाहर करें, किसको बाहर करें, किसको बाहर करें, और फिर कौन सा सेलेक्ट करें। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड की जो बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब जो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि अपन कौन सा कथन सही नहीं है, तो बिल्कुल सत्य वाले कथन को तो आप पहले ही अलग कर लो, और जो लास्ट में अधिकतर ऑप्शंस में ये होता है कि 2 ही कन्फ्यूजन वाले होते हैं, 2 कन्फ्यूज़ पैदा करने वाले होते हैं, तो उनमें से फिर आपको अच्छे से सोच के आंसर करना होता है। पर एलिमिनेशन क्या होता है, जो फिक्स रूप से सही है ना उनको तो पहले हटा लो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, सही नहीं है, तो सही जो एग्जैक्टली सही है उनको तो पहले बाहर कर दो, और कन्फ्यूजिंग वाले उनको साथ में ले लो, फिर उनके बारे में विचार करके उनके आंसर करो। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। देखो पहले संप्रभु भारत की परिभाषा दोबारा मेमोराइज करें अपन, जो हमने बात की थी। सिंपल सा मतलब क्या बताया था? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो, मतलब अपने देश की सीमा के अंतर्गत वो सर्वोच्च है, और बाहरी देशों से संबंध बना रहा है तो वो स्वतंत्र है। ठीक है,
अब एक एक इस परिभाषा के आधार पर हम एक एक इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। सही है गलत है? सही है। हम क्या हैं? हम संप्रभु हैं, हम आंतरिक रूप से सर्वोच्च, बाह्य रूप से स्वतंत्र हैं, तो हम किसी भी देश पर निर्भर नहीं हैं, हम अपने आप में सही हैं। इसका मतलब ये ज़्यादा दो। अब कई बार क्या होता है, बच्चा क्या होता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, उसको बहुत डीप सेंस में ले जाता है। अब भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा भावनात्मक मत हो जाना, इमोशंस में आके बोल रहे हो कैसे निर्भर नहीं है, हम तो उससे मदद लेते हैं, हमने वहाँ से इंपोर्ट किया है, वहाँ से आयात किया है, कैसे निर्भर नहीं है। ये आपको सिंपल सा संप्रभु भारत के बारे में पूछ रहा है। ये आपको आयात निर्यात इनके बारे में नहीं पूछा, ये कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं है कि जो कहे कि नहीं हमारा तो सारा प्रोडक्शन भी हमारे यहीं होता है, हमारा इंपोर्ट तो हम कुछ करते ही नहीं है क्योंकि हम तो संप्रभु हैं। ऐसी गलती मत करना। सिंपल सा पूछा है, संप्रभुता मतलब जो देश आंतरिक रूप से सर्वोच्च, बाह्य रूप से संपन्न, बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। तो इसका मतलब क्या है, वो देश न किसी देश पर निर्भर नहीं है, वो खुद में सर्वोच्च है। ठीक है ना, खुद के लेवल पर। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। अगर उपनिवेश हो जाएगा तो आंतरिक रूप से सर्वोच्च कैसे रह पाएगा, है ना। बाह्य रूप से स्वतंत्र तो दूर की बात है, आंतरिक रूप से सर्वोच्च ही नहीं रह पाएगा अगर उपनिवेश बन जाएगा तो। ठीक है ना, मतलब उपनिवेश का मतलब क्या होगा, कोई और हम पर राज कर रहा हो। सिंपल अर्थ में बोले तो कोई और हम पर राज कर रहा हो और हम उसके उपनिवेश बन जाएं, वो जैसा बोले हमें वैसा करना पड़े। ठीक है, वैसे हम नहीं हैं। हमने एक लंबे समय तक उपनिवेशवाद को झेला है, ठीक है, जब ब्रिटेन ने हम पर राज किया था। अब हम उपनिवेश नहीं, हम स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, हम आंतरिक रूप से सर्वोच्च। सी ऑप्शन, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य को दे सकता है। आप इस क्वेश्चन में दो पक्ष में जा सकते हैं, ठीक है ना, दो तरीके से हो सकते हैं, इसलिए इसको सेफ रखो। सेफ मतलब इसके बारे में हमें सोचना है। और चौथा ऑप्शन, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तीसरे क्वेश्चन में आप इमोशनल होकर क्या गलती कर सकते हो, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। अरे ऐसे कैसे दे सकता है, ये कोई वो थोड़ी है। परंतु आप परिभाषा पे जाएं दोबारा, संप्रभु भारत। संप्रभु मतलब जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। अगर हम किसी देश को अपनी कोई ज़मीन का टुकड़ा देना चाहे तो उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, पर कोई हमें बाध्य करके हमसे देश का टुकड़ा नहीं ले सकता। भारत पाकिस्तान का विभाजन ये भारत बांग्लादेश का हुआ था, तो कई ज़मीनों को लेकर वो हुआ था और उसके बाद उसमें समझौते चलते रहते हैं, ये बातचीत चलती रहती है। किसी लैंड को लेकर कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, तो ये देते रहते हैं, ये स्वतंत्र है। परंतु हम किसी के दबाव में अपनी ज़मीन किसी को नहीं दे सकते, अपने देश की भूमि नहीं दे सकते। परंतु हम किसी को लेन देन करते हैं तो उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, हम करना चाहें तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, हम अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। चौथा, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। वाई? क्योंकि हमने कहा कि हम आंतरिक रूप से सर्वोच्च हैं। अगर सर्वोच्च हैं तो हम किसी और का डिसीजन नहीं मानेंगे। हम अपने देश का जो सर्वोच्च है, क्योंकि हम खुद में सर्वोच्च हैं, तो हम अपने निर्णय खुद लेंगे, हम किसी के निर्णय को नहीं मानेंगे, बाध्य नहीं होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र हो चाहे कोई और भी देश हो, डजेंट मैटर, हम अपने परिस्थिति के अनुसार से ही चूज़ करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बात मानने को बाध्य नहीं हैं। तो ये डी ऑप्शन है, ये सही नहीं है। बैरूबाड़ी मामला मैंने आपको प्रस्तावना वाले चैप्टर में बता दिया था, उसमें लिखा हुआ भी था कोष्टक में कि 1960 में हुआ था। क्या था बैरूबाड़ी मामला? मैंने कहा था कि आपको प्रेम्बल को लेकर, प्रस्तावना को लेकर एक विवाद हुआ था। उस विवाद में क्या हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। ठीक है, तो जिसने ये माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, वो सबसे प्रमुख मामला था बैरूबाड़ी मामला, जो कि 1960 में हुआ था। और किसने स्वीकार किया कि ये प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती केस में प्रमुख रूप से। फिर आगे भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते रहा मिनर्वा बेंस में। परंतु बैरूबाड़ी मामला क्या था, जिसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और कब हुआ था? 1960 में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर नहीं की बात आई है, तो चार ऑप्शन को गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ए ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, पहले बी सी डी पे जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब हमें पता है कि एक ही बारी संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, और वो कौन सा था? 42वां। ये 42वां तो ठीक हो गया। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था? नहीं जोड़ा गया था, बिल्कुल जोड़ा गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता वाला वर्ड है वो बाद में जोड़ा गया था, तो ये बिल्कुल सही हो गया।
42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। देखो इस ऑप्शन में एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि कई एग्जामों में क्वेश्चन आया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था। ठीक है, एक आता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। हुआ क्या था हकीकत में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था, परंतु वो जो लागू हुआ था तो उस समय जनवरी का 1977 का जनवरी महीना था। 3 जनवरी की बात है ये, 3 जनवरी 1977। तो बहुत बारीक अंतर है, 3 दिन का अंतर पड़ गया बस, है ना, एक साल में, है ना। तो जब लागू हुआ था ऐसा कुछ आए तो 1977 वाले को सही मानना, और केवल हुआ था संविधान संशोधन हुआ था उसकी बात करें ऐसी लैंग्वेज में आए तो 1976 सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। इसके बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है और सिलेक्शन मेथड कैसे यूज़ करना है वो ऐसा है, इसमें कन्फ्यूजन है। अब पहले ऑप्शन पे आते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। अब बच्चा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है कि हाँ यार प्रस्तावना पढ़ते हैं तो 26 नवंबर 1949 ही आता है कि उसी दिन हमने अंगीकृत आत्मार्पित अधिनियमित किया था। ठीक है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 2 महीने का वेट किया था। क्यों? क्योंकि हमें हमारे इतिहास में जो ऐतिहासिक तारीख रही है उस दिन हमें इसको अपनाना था। तो इसलिए हमने 26 नवंबर 1949 को जब ये बन के तैयार हो गया था तो उस दिन लागू नहीं किया, हमने इसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। जैसे पहला ऑप्शन गलत हुआ मतलब सत्य नहीं है मैं ये ऑप्शन चूज हुआ, वैसे ही लास्ट वाला ऑप्शन अपने आप सही साबित हो गया। ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के इसलिए डाला था डी, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, परंतु आप इसमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ए ऑप्शन सत्य नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि डी तो सत्य होगा। ठीक है, और ये डी के बारे में आप जान लें कि भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है वो रूसी क्रांति से प्रभावित होकर लिया गया है। ठीक है, अब लाते हैं हम निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मैंने नेगेटिव वाले क्वेश्चन इसलिए दिया है कि ज़्यादा हर ऑप्शन पे विचार किया जाए, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकें या सिलेक्शन मेथड यूज़ कर सकें। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की, संपत्ति का अधिकार भाग 3 में था, अनुच्छेद 31 में था। 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको वहाँ से हटाकर और भाग 12 में 300 क में रख दिया गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन की चर्चा बाद में डिटेल में होगी। इसको हमेशा याद करने का एक ही तरीका है, जब इंदिरा गांधी सरकार बहुत फेरबदल कर रही थी संविधान के साथ, है ना, तो उस समय 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन के बाद कई चीज़ें चेंज की गई, बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए, भाग जोड़े गए और काफ़ी फेरबदल किया गया संविधान के अंतर्गत। और 44वें संविधान संशोधन क्यों लाया गया था? जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिया है, ठीक है, और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है चुनाव में, तो फिर आती है जनता पार्टी की सरकार 1977 में। जब 77 में सरकार आती है तो उसी के बाद 44वें संविधान संशोधन को लाया जाता है, जिसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन में जो छेड़छाड़ हुई थी, मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो छेड़छाड़ हुई थी उसमें जो प्रावधान गलत लगे उनको दोबारा बदल दिया गया। ठीक है ना, और जो सही लगे उनको कंटिन्यूस रह गया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रस्तावना में जो वर्ड जोड़े गए उनको कंटिन्यू रखा गया, परंतु कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको सही नहीं माना गया तो उनको हटाया गया। और एक संपत्ति का जो अधिकार था ना वो पहले से बहुत विवादित रहा था। विवादित क्यों रहा था, या मूल अधिकार वाले उसमें पढ़ेंगे भागों में, बहुत विवादित रहा था, इसलिए 44वें संविधान संशोधन ने और चीज़ों के साथ इसको भी वहाँ से हटा दिया मूल अधिकार से, और इसको संवैधानिक अधिकार के रूप में भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में रख दिया। ठीक है, कई बार ये चीज़ें है ना बार बार रिपीट होने की वजह से आपके दिमाग में बिल्कुल परमानेंट याद हो जाती है, तो इसलिए इस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना चाहिए, क्योंकि आपने अभी मूल अधिकार पूरे पढ़े नहीं हैं, परंतु इसको बार बार रिपीट करोगे तो आप लोग कंठस्थ हो जाएगा बिल्कुल कि शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हुआ था, प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था। ये अधिकांशतः जो
मेन संविधान संशोधन है उनके बारे में आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में आते हैं बी में, संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। अब दिमाग लगाएंगे यार, नैतिक अधिकार जैसा वर्ड तो पहली बार आया है। ठीक है ना, हमने अभी तक जितनी पढ़े हैं तीनों वीडियो में नैतिक अधिकार वर्ड तो देखा नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, अगले ऑप्शन में आते हैं। इस समय केवल 6 मूल अधिकार है। बिल्कुल सही है, पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा के भेज दिया गया, तो अब रह गए 6। ये भी सही है। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन तो गलत है। ठीक है ना, अब गलत क्यों है? संपत्ति के अधिकार को हमने क्या बोला, उसको मौलिक अधिकारों से हटाकर और उसको भाग 12 में शामिल कर लिया गया है, तो इसका मतलब वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, वो अब संवैधानिक अधिकार है। संविधान में है परंतु मूल अधिकार में नहीं है, इसलिए वो संवैधानिक अधिकार है। नैतिक अधिकारों की नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिक अधिकार एक तरीके से मानवाधिकार है, क्योंकि जो मानव को मानव होने के नाते मिलते हैं या मानव को नैतिकता के नाते मिलते हैं कि हाँ, हर व्यक्ति को नैतिक रूप से ये अधिकार तो देने चाहिए। ठीक है, तो उनको आप उसके सिमिलर देख सकते हैं। यहाँ पे संपत्ति का अधिकार क्या है, वो एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, अनुच्छेद 21 क का संबंध शिक्षा के अधिकार से। हमने बोल दिया था, दोबारा रिपीट करो। अनुच्छेद 21 क कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आया था? 86वां। ठीक है। बी ऑप्शन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पारित किया था, पास किया था। अब थोड़ा ठहर जाते हैं क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तीसरे ऑप्शन में आते हैं, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वां संविधान संशोधन के द्वारा पास किया गया था। ये बिल्कुल सही है, अभी चर्चा की। तो ऑब्वियसली बी में कुछ कन्फ्यूज़न है। अब कन्फ्यूज़न वाली लाइन में एक ही चीज़ हो सकती है। अब क्या लिखा हुआ है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, को 2008 में संसद ने पास किया था। कन्फ्यूज़न किस में हो सकता है? 2008। आपको पता नहीं है इसका आंसर अभी, क्योंकि इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। ठीक है ना, पिछले वीडियो में चर्चा नहीं की थी। पर एलिमिनेशन मेथड के बाद केवल बी ऑप्शन बचता है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर मैं बता दूँ, वो इसमें सही सन क्या है, वो है 2009। अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा का अधिकार की जब हमने चर्चा की थी तब भी एक बार रिपीट किया था 2009, तो इसका सही आंसर है 2009 में जो RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, वो 2009 में पारित हुआ था। ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये तो मैंने आपको एक पूरी सीरीज दे ही दी थी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, तो उसमें आप मैच कर ही सकते हो। समता का अधिकार, जिसको हम समानता का अधिकार भी बोलते हैं, वो अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30 बिल्कुल गलत है। धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। तो अनुच्छेद 29-30 में क्या है? वहाँ पे शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार है, और शिक्षा और संस्कृति भी किससे रिलेटेड? अल्पसंख्यक वर्गों से रिलेटेड। ठीक है। और संपत्ति का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 31। देखो, संपत्ति का अधिकार यहाँ से हट चुका है, परंतु रहा तो संबंध अनुच्छेद 31 का संपत्ति के अधिकार से ही था। अनुच्छेद 31 का संबंध संपत्ति के अधिकार से ही संबंध रहा था, इसलिए मैचिंग में तो ये सुमेलित सही है ना। सुमेलित कौन सा गलत है? सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ? ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? प्रस्तावना का तो वैसे आप सभी को हर एक शब्द याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज़ों के आंसर वहीं से आपको मिल जाते हैं, बस उसको एक बार गुनगुनाइए और आपको कई चीज़ों के आंसर संविधान से रिलेटेड में वहीं मिल जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? संप्रभु है। कैसे? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना। संप्रभु। समाजवाद है, 42वें संविधान संशोधन के बाद शामिल किया गया। विविधता में एकता, अब इस शब्द पे गौर करिएगा। और चौथा है लोकतांत्रिक स्पष्ट रूप से मेंशन है। हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो लोकतंत्र आता है। तो विविधता में एकता, तो आप ये सोचोगे यार राष्ट्र की एकता की बात तो करता है, तो एकता तो सही है। देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो शब्द लिखा हुआ आगे तो मतलब वो शब्द
ऐसा कैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ पे राष्ट्र की एकता की बात कही गई है। विविधता में एकता का मतलब भी वही होता है, मतलब एक है पर शब्दावली अलग अलग है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हमारे संविधान में इस रूप में मेंशन नहीं है, वो राष्ट्र की एकता के रूप में मेंशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एलिमिनेशन सिलेक्शन मेथड अपनाते हुए क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको गलत लगे या जिसके आंसर आपको गलत लगे, उसमें सबसे गलत वाला जो आंसर है उसको चूज़ करते हुए आगे बढ़ना है, और जो सही नहीं है या इनमें से कौन सा गलत है उन क्वेश्चनों में एक एक मेथड पे जाना है, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा 2 रोंग हो सकते हैं लास्ट में जाके उनके बारे में थोड़ा विचार करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड अगले टॉपिक पे लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।